हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना धाकड़ स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में। तो गाइस, आज से मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ हिस्ट्री का टॉपिक, क्लास 6 की हिस्ट्री का, जो कि आपके सीटेट के सिलेबस में दिया गया है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में इसके नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद में इसके एमसीक्यू करेंगे। मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ना हो कि वहां पर हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब जो नर्मदा नदी के जो तट पर जो लोग रहते थे, तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो कुशल संग्राहक, मतलब संग्राहक का मतलब होता है सामान इकट्ठा करना। कुछ लोग थे जो सामान इकट्ठा करते थे, जैसे कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जैसे कि सामान भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक भी करते थे। मतलब आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिकार। मतलब वहां पर रहने वाले लोग हैं, वो शिकार भी किया करते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर रहने वाले स्त्री और पुरुषों ने सर्वप्रथम वहाँ पर जौ और गेहूं की फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। मतलब ये जो लोग थे वो गांव में रहते थे। इन्होंने सर्वप्रथम, हाँ, गेहूं और जौ की फसल उगाना आरंभ कर दिया था। और सेकंड, इन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया था। और ये लोग ना गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब कृषि का विकास क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि कृषि का विकास मतलब कहाँ हुआ। तो कृषि का विकास हुआ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, विंध्य की पहाड़ियों पर। मतलब जो इस ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कृषि का विकास कहाँ हुआ। तो भारत के उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, ठीक है, कृषि का विकास हुआ। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। मतलब सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया गया था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल जो उपजाई गई थी, अब वहाँ वो उपजाई गई थी भारत के उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। ठीक है, और सेकंड है जो जहाँ पर जो चावल उपजाए गए हैं, जो चावल की जो फसल है, वो भारत के उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पर ये चावल की फसल सर्वप्रथम की गई है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब सहायक नदियों का मतलब होता है, जैसे कि एक बड़ी नदी होती है और उस बहुत सारी छोटी छोटी नदी होती हैं। तो एक किसी बड़ी नदी में आकर के कोई छोटी नदी आकर के मिल जाती है, तो उस बड़ी नदी की जो छोटी नदी होती है वो सहायक नदी होती है। ठीक है, बड़ी नदी में आकर के जो छोटी नदी मिल जाती है, वो बड़ी नदी की वो छोटी जो नदी होती है वो सहायक नदी होती है। ठीक है, सहायक नदियाँ समझ में आया। जैसे बहुत सारी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
तटवर्ती का मतलब होता है नदी के किनारे, मतलब किसी भी नदी या समुद्र का जो किनारा होता है, जो तट होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। बड़ी में लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, मतलब जो ये नदी है 4700 वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि कुछ नगर थे वहाँ पर, जो कि आरंभ में बहुत नदियों के किनारे बसे हुए थे। और वो देखो, नदियों के किनारे जो शहर या नगर बसे हुए होते हैं, वो थोड़े हरे भरे एवं फले फूले तो होते ही हैं ना, क्योंकि पानी वगैरह अच्छे से मिलता रहता है, और वहाँ की जो जमीन होती है, मिट्टी रहती है, वो भी उपजाऊ रहती है इस वजह से। ठीक है। तो इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब पहले ये जो लोग थे, अतीत में रहने वाले जो लोग थे, वो पहले गांव में रहते थे। बट अभी ये लोग क्या है ना कि नगरों का विकास करने लगे, मतलब नगरों में रहने लग गए। ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व पहले नगरों का विकास हो गया। गंगा नदी, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मतलब गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन, मतलब गंगा की जो सहायक नदी है सोन। ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का, मतलब गंगा और सोन जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को पहले जो मगध था, और जो मगध कहते थे, प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में उसे बिहार के नाम से जानते हैं। गंगा और जो सोन नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को पहले मगध के नाम से जानते थे, जो अभी बिहार, मतलब बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब जो मगध था, मगध का वो तो पता ही है आपको शासक कौन था। मतलब मगध के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, और एक विशाल राज्य की स्थापित किया उन्होंने। उन्होंने वहाँ पर ना एक विशाल राज्य स्थापित किया, और देश के अन्य हिस्सों में भी, मतलब जो मगध के जो शासक थे, उन्होंने जो देश था उनके अन्य हिस्सों में भी, मतलब कई राज्यों की स्थापना की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब उपमहाद्वीप, आपको पता है उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप उसे कहते हैं जैसे कि जैसे एक महाद्वीप होता है बड़ा, जैसे कि हमारा भारत है, वो एशिया महाद्वीप से अलग हुआ है। ठीक है। तो हमारा भारत एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि कुछ प्राकृतिक रूप से जो हिस्सा है वो अपने महाद्वीप से अलग अगर हो जाता है तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। उपमहाद्वीप में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान, ये आते हैं हमारे भारत उपमहाद्वीप में। ठीक है। और हमारा जो भारत उपमहाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप से अलग हुआ है। तो उपमहाद्वीप और महाद्वीप उसे कहते हैं बहुत सारे देशों का एक समूह, मतलब एक महाद्वीप में बहुत सारे देश शामिल होते हैं, उसको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। तो आपको उपमहाद्वीप और महाद्वीप में अंतर पता चल गया ना? ठीक है। तो अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब जो पहले के जो लोग हैं वो इधर से इधर घूमा, मतलब उनको घुमक्कड़ लोग कहते थे कि मतलब पहले इधर काम मिल गया तो इधर रह लो, उधर काम मिल गया तो फिर उधर चले जाओ। तो ऐसे एक से दूसरी जगह घूमा करते थे वो लोग। ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। मतलब काफिलों का मतलब होता है, मतलब समूह, ग्रुप। मतलब पहले के जो लोग थे वो एक से दूसरे मतलब क्षेत्र में जाया करते थे। तो मतलब कभी कभी तो जैसे युद्ध वगैरह के लिए, तो उधर अगर सेना ने विजय हासिल कर ली तो उसके लिए जाते थे। और जहाज़ों से काम करने के लिए, घूमने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों तक
जाया करते थे वो। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, धार्मिक जो गुरु वगैरह थे वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे शिक्षा देने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे, उत्सुक का मतलब खुशी। कुछ लोग ये ऐसे थे जो कि मतलब और अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए मतलब वो लोग यात्रा करते थे। ठीक है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के को जानने का अवसर मिला है। ठीक है, तो गाइस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं इसको, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक मैंने आज जो पढ़ा दिया है उसके नोट्स मैं आपको मतलब बनवा दूंगी और यूट्यूब पे मैं ये नोट्स हैं इसके जो डाल दूंगी। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, लेकिन एमसीक्यू हम जब करेंगे तब हम इसके पूरे के मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। और हो सकेगा तो मैं साथ ही साथ में ये टॉपिक जितना अभी हुआ है इसके मैं नोट्स बनवा दूंगी। और उसके बाद में एमसीक्यू वगैरह भी मैं इसके साथ ही साथ में मतलब टॉपिक वाइज छोटा छोटा टॉपिक उठाएंगे और उसी के साथ क्लियर करवाती जाऊंगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।